हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 9B विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो आपकी ब्रिज कोर्स की है, इसके सप्ताह 3 को हम सॉल्व करेंगे और सप्ताह 3 का नाम है भौतिक राशियाँ। बच्चों, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊं इससे पहले आप देख सकते हो ये है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9B विज्ञान के लिए आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। और बच्चों, जो ये आपकी बुक है, टोटल आपके यहाँ पर अलग अलग सप्ताह आपको दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 3 भौतिक राशियाँ को कंप्लीट करेंगे, जो आपका पेज नंबर 23 पे दिया गया है। तो बच्चों, पेज नंबर 23 आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका तृतीय सप्ताह भौतिक राशियाँ दिया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये दिया है कुछ इस तरह से। भौतिक राशियाँ वे मात्राएं होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनका उपयोग भौतिक घटनाओं को समझने और वर्णन के लिए किया जाता है। बच्चों, एक एक प्रश्न का सही उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताऊंगा, बस आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। यहाँ पे मूल भौतिक राशियों के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। तापमान की इकाइयाँ बताई हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। नीचे हम चलेंगे तो कुछ और चीज़ें हमें दी हैं। बच्चों, डायरेक्टली हम चलते हैं जो आपके क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका कार्यपत्रक है, इसकी तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 1। अब इसमें जो आपको प्रश्न पूछे हैं, सारे प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं। एक वस्तु की लंबाई 5 मीटर है। यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। कोई वस्तु है, उसकी जो लंबाई है 5 मीटर है, यदि हम उसे सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो उसका मान क्या होगा। तो बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर हमारा होगा 500 सेंटीमीटर। इसलिए हमने सही उत्तर क्या लिखा है, 500 सेंटीमीटर। यह आपका उत्तर है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर भी आपको बता दूं, 500 सेंटीमीटर पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे। देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 12 घंटे का निकालने के लिए 60 × 12 हम कर देंगे, तो 0 की 0, 12 छंग 72, 720 हमारा आ रहा है। यानी कि सही उत्तर हमारा क्या है, 720 मिनट। तो ये हमारे दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हमें तीसरा प्रश्न दिया है। एक वस्तु का द्रव्यमान 5000 ग्राम है। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। बच्चों, 5000 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 5 किलोग्राम होगा। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर आपका 5 किलोग्राम है। पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या होता है। तो पानी का जो क्वथनांक है केल्विन में 373.15 केल्विन होता है। तो आप लिखोगे 373.15 केल्विन। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि हम इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, अगर इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो 0.15 मीटर होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक फिल्म 2 घंटे और 30 मिनट तक चलती है। यदि हम इसे मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। देखिए, एक जो फिल्म है कितनी देर चल रही है, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे का हमारा 120 मिनट होगा, 30 मिनट हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150, यानी कि 150 मिनट। तो सही उत्तर हम क्या करेंगे, 150 मिनट। 150 मिनट आप लिख भी सकते हैं। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है। यदि हम इसे ग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों, अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो इसका मान होगा 500 ग्राम। ये आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 500 ग्राम। आंसर सारे मैंने रेड कलर में लिख दी हैं, आपको यहाँ से देखने हैं और नोट भी कर लेना है। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा। ठीक है, 273.15 के को डिग्री सेल्सियस में बदलें तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या हैं। इसका उत्तर हमने लिखा है, जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या हैं, जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिखिए कोई 4। तो कोई 4 उदाहरण हमें लिखने थे। यहाँ पर हमने 4 उदाहरण लिखे हैं। वेग, त्वरण, बल और दाब। कार्यपत्रक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें अभ्यास पत्रक 2 दिया है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित राशियों को मूल भौतिक राशियों एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को परख कर उचित कॉलम में लिखिए।
लंबाई, मंदन, समय, दूरी, त्वरण, वेग, गति, द्रव्यमान, तापमान, ये सभी चीजें हमें दी हैं। मूल भौतिक इकाइयाँ और व्युत्पन्न भौतिक इकाइयाँ हमें दी है। तो मूल भौतिक इकाइयों में आपकी लंबाई, समय, द्रव्यमान और तापमान आएगा। व्युत्पन्न भौतिक इकाई में मंदन, दूरी, त्वरण, वेग, गति और बल आएगा। अभ्यास पत्रक 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा अभ्यास पत्रक 3 आ जाता है। ब्रिज कोर्स क्लास 9th साइंस की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका यानी कि स्टूडेंट वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे हैं और यह आपके सप्ताह 3 का कार्य है। इसका अभ्यास पत्रक 3 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी इकाई से मिलाइए। यहाँ पे हमें इकाई से मिलाना। देखिए लंबाई, लंबाई को हम मीटर में जोड़ते हैं, तो हम लंबाई को कहाँ मैच करेंगे? मीटर से। ठीक है, लंबाई को हम मैच करेंगे मीटर से। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम देखिए द्रव्यमान का आपका हो जाएगा किलोग्राम, और जो समय है इसे हम सेकंड में मापते हैं, तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। तो इस तरह से आपको मैच करना है जोड़ी। इधर क्या लिखा है उसे आप छोड़ देना। ठीक है बच्चों, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे फोकस करना ओनली, और चाहो तो जो मैंने बताया है, जिस तरह से जो मैंने जोड़ी बताई है उसके तरह आप मैच भी कर सकते हो। लंबाई का मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, इसके बाद जो तापमान हमारा दिया है इसे केल्विन से। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास पत्रक 4। चलिए तो अभ्यास पत्रक 4 को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। लंबाई मापन तालिका तैयार कीजिए। लंबाई मापन तालिका हमें तैयार करनी है, इसे हम देखेंगे। वस्तु दी है, वस्तु की लंबाई दी है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहला हमें दिया है पेंसिल। अब पहला हमने लिखा है पेंसिल। ठीक है, एक साइड वस्तु दी थी, सेकंड साइड वस्तु की लंबाई। तो एक तालिका हमें तैयार करनी थी जिनमें कुछ भी वस्तुएं हम ले सकते थे, उनकी लंबाई हमें नाप करके लिखनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है बच्चों? सबसे पहले हमने पेंसिल लिखा है। पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर। दूसरा किताब लिखा है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। तीसरा कॉपी लिखा है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। रबर लिखा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। स्केल लिखा है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास पत्रक 5। द्रव्यमान मापन तालिका तैयार कीजिए। तो एक तालिका हमने बनाई है द्रव्यमान मापन की। किस तरह से? वस्तु इधर लिखने हैं, वस्तु का द्रव्यमान इधर। जैसे कि सेब, इसका कितना वजन होता है? 150 ग्राम, तो जो हमने इधर लिखा। आलू का वजन किया और 200 ग्राम लिखा, क्योंकि आलू 200 ग्राम का था। नेक्स्ट चीनी, इसका वजन 500 ग्राम किया। अगला किताब, इसका 300 ग्राम। पत्थर 1 किलोग्राम। तो इन चीज़ों की हमने तालिका तैयार की और अपने मन से जो वजन था नाप करके यहाँ पे वस्तु का नाम और उसका वजन लिखा। अब हमारे पास में है अभ्यास पत्रक 5, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिया है। बल की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाई जाती है तो उस पर लगाया गया प्रभाव बल कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा उत्तर है। देखिए, जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाई जाती है तो उस पर लगाया गया प्रभाव बल कहलाता है। ये आपके पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से इस प्रश्न के आंसर को करेंगे। नेक्स्ट है बल की इकाई लिखिए। तो बल की इकाई आपकी होती है न्यूटन। ये आप छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर नोट करोगे। बल की इकाई न्यूटन यानी कि एन होती है। ठीक है, दाब की परिभाषा लिखिए। 7वें नंबर का प्रश्न है, इसमें हमें दाब की परिभाषा बतानी है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, ये देखिए 7वें नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें हमें दाब की परिभाषा लिखनी है। तो किसी सतह पर प्रतिवर्तित एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। दाब की परिभाषा लिखिए। तो आंसर में हमने क्या लिखा है? किसी सतह पर प्रतिवर्तित एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम देखेंगे। दाब की इकाई लिखिए। तो दाब की इकाई हमारी होगी पास्कल यानी कि पी है। दाब की इकाई पास्कल पी है। अब हमारे पास 9वें नंबर का क्वेश्चन। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। दाब की गणना कीजिए। तो दाब P बराबर हम लिखेंगे बल, F बराबर क्षेत्रफल, A बराबर न्यूटन और 2 वर्ग मीटर बराबर 5 पास्कल। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आप 9वें नंबर के क्वेश्चन का यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है,
अगला है हमारा, बल का मात्रक किस भौतिक विज्ञान के नाम पर रखा गया है? तो बल का मात्रक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक और आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। बल का मात्रक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। अब हमारे पास में है ध्वनि। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह हमें दिया है, कंपन को समझाया है, क्रियाकलाप दिया है। एक साइड हमें वाद्य यंत्र का नाम दिया है और एक साइड उनके कंपाइन भाग में कौन सा भाग कंपन करता है वह हमने लिखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी अगर ब्लैक कलर में आपकी बुक में लिखा हो तो आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपकी बुक में खाली जगह इसके लिए दी है तो फिर आप ये लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें दी हैं। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, और नीचे हम चलेंगे ध्वनि की गति, श्रव्य ध्वनियाँ, अश्रव्य ध्वनियाँ, आवृत्ति यहाँ पर हमें दी है। अब यहाँ पे आ जाती है गतिविधि नंबर 1, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों के कंपाइन भाग हमें दिए गए हैं। वीणा, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है तनित डोरी से। तबला, तनित झिल्ली से आवाज़ आती है। शहनाई, वायु स्तंभ, हवा के स्तंभ से आवाज़ आती है। अभ्यास पत्रक हमें दिया है। ध्वनि क्या है? उत्तर में हमने लिखा है ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है जिसे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति वायु में क्या है? उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है ध्वनि की गति वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई किस भौतिकी विज्ञानी के नाम पर है और क्या है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज HZ है, जिसका नाम हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। जिसका नाम हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है 20 HZ यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ये हमने आंसर लिख रखा है पूरा। श्रव्य ध्वनि तथा अश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखने थे, तो 20 HZ से 20,000 HZ तक की ध्वनियाँ श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं, जबकि 20 HZ से कम तथा 20,000 HZ से अधिक की ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। ये पूरा आंसर आप यहाँ से देख करके और ठीक प्रकार से आप यहाँ से बच्चों करेंगे। नेक्स्ट है हमारी श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा हमें बतानी है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में हम करेंगे 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हमने लिखा है ध्वनि की गति माध्यम के प्रकार तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति माध्यम के प्रकार तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। अब ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है यह हमें बताना है। तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है, ध्वनि का उपयोग संचार, संगीत, चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड में, सोनार, औद्योगिक जांच आदि में किया जाता है। ठीक है, ध्वनि का उपयोग संचार, संगीत, चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, सोनार, औद्योगिक जांच आदि में किया जाता है। यह आप आंसर में करेंगे। अब है 10वें नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा जूम कर आपको बता दूं ताकि ठीक से समझ आए। ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक तेज ध्वनि है जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, ये आंसर लिखोगे, ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक तेज ध्वनि है जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। तो बच्चों आपका कंप्लीट हुआ तृतीय सप्ताह तक। अगर आपको इसके आगे के सप्ताह के सॉल्यूशन चाहिए या देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं।